नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल MCQ में। और ये हमारी इंडियन पॉलिटी के MCQ सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। तो आइए शुरू करते हैं कुछ आसान से प्रश्नों के साथ और समाप्त करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृता कौर या सरदार पटेल जी? तो देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून या विधि मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृता कौर या सरदार पटेल जी? तो देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृता कौर या सरदार पटेल जी? तो देखिए, राजकुमारी अमृता कौर जी स्वतंत्र भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री थी और ये सबसे लंबे समय तक एक ही मंत्री पद पर बने रहने वाली मंत्री भी रह चुकी हैं। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, राजकुमारी अमृता कौर या सरदार पटेल जी? तो देखिए, सरदार पटेल जी हमारे पहले गृह मंत्री थे। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया? 1773, 1781, 1784 या 1858? देखिए, इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर या उपयुक्त सभी? तो देखिए, इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये सभी के सभी जो है कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य थे, जिसमें से लॉर्ड पैथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, A.V. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे ब्रिटेन के। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है? 70वां, 72वां, 73वां या 74वां संविधान संशोधन? तो देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, 11वीं अनुसूची को 72वें संविधान संशोधन के अधीन जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29, 18, 19 या 28? तो देखिए, जो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं को 29 विषय प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई? 70वां, 72वां, 73वां या 74वां संविधान संशोधन? तो देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं व स्थानीय निकायों को कितने विषय प्रदान किए गए हैं? 29, 18, 19 या 28? तो देखिए, जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 विषय जो है 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकाय को प्रदान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, JVP समिति की रिपोर्ट के बाद किस तेलुगु भाषाई अनशनकारी की मौत हो गई थी? रामाधीर सिंह, पोटी श्री रामुलु, वेंकटेश प्रधान या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। पोटी श्री रामुलु जो एक तेलुगु भाषी अनशनकारी थे, इनके अनशन के कारण मौत हो गई थी और इन्हीं की मौत के पश्चात तेलुगु भाषा के आधार पर प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया? 42वां संविधान संशोधन 1976, 44वां संविधान संशोधन 1978, 73वां संविधान संशोधन 1992 या 74वां संविधान संशोधन 1993? तो देखिए, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत मौलिक अधिकारों की सूची में से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था। अगला प्रश्न है, संपत्ति के कानून अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत जोड़ा गया है? अनुच्छेद 300, 300A, 200 या 200A? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 300A के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, 86वां संविधान संशोधन 2002 है समान सिविल संहिता, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, वनों का बचाव या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में प्रावधान किए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका व न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है? अनुच्छेद 48, 49, 50 या 51? तो देखिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख है।
अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? अनुच्छेद 213, 61, 123 या 72? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में दिया गया है। इसके अलावा 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में दिया गया है और अनुच्छेद 72 में जो है राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस विधि द्वारा होता है? जनमत द्वारा, लॉटरी द्वारा, लोकसभा चुनाव द्वारा या आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा, गुप्त मतदान द्वारा होता है? तो देखिए इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है वह आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय गुप्त मतदान द्वारा होता है और राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी विधि द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद के अंग हैं लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीन जो है हमारे संसद के अंग हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्न सदन होता है लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या जनसभा? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। लोकसभा को जो है निम्न सदन कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन। अगला प्रश्न है, भारतीय संसद में किसी भी सदन में कोरम या गणपूर्ति की संख्या है कुल सदस्यों का 1/2 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/5 सदस्य, कुल सदस्यों का 1/3 सदस्य या कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य? तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। कुल सदस्यों का 1/10 सदस्य जो है गणपूर्ति की न्यूनतम संख्या होती है। जब तक ये संख्या पूरी न हो जाए संसद में कोई भी सदन शुरू नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से विधान परिषद वाले राज्य हैं उत्तर प्रदेश और बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या उपयुक्त सभी? तो देखिए इसका ऑप्शन डी से हो जाएगा। ये सभी के सभी जो हैं विधान परिषद वाले राज्य हैं। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 371 है महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान, नागालैंड के लिए विशेष प्रावधान, असम के लिए विशेष प्रावधान या मणिपुर के लिए विशेष प्रावधान? तो देखिए जो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अनुच्छेद 371 में जो है असम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए विशेष प्रावधान 371 में है, नागालैंड के लिए 371 में है और मणिपुर के लिए 371 में है और जम्मू कश्मीर के लिए 370 में है, ये आप जानते होंगे। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहते हैं? लॉर्ड कैनिंग, विलियम गॉड, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड कर्जन को? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। लॉर्ड रिपन को जो है भारत में स्थानीय स्वशासन का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? तमिल, संस्कृत, उड़िया या बांग्ला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बांग्ला को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76, 148, 165 या 52? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अनुच्छेद 76 में जो है भारत के महान्यायवादी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76, 148, 165 या 52? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 148 में जो है भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 76, 148, 165 या 52? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अनुच्छेद 165 में जो है राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख है और बचे हुए अनुच्छेद 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, निर्वाचन आयोग का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है? भाग 13, भाग 14, भाग 15 या भाग 16? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भाग 15 में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत में सिविल सेवाओं का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड कर्जन? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवाओं का पिता कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का पिता किसे कहा जाता है? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सरदार वल्लभ भाई पटेल? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत में अखिल भारतीय सेवाओं का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? 100वां संविधान संशोधन 2015, 101वां संविधान संशोधन 2016, 102वां संविधान संशोधन 2018 या 103वां संविधान संशोधन 2019? देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा जीएसटी को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है।
अगला प्रश्न है 101वां संविधान संशोधन 2016 द्वारा कौन सा नया अनुच्छेद जोड़ा गया? अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 289, अनुच्छेद 279A, अनुच्छेद 289A। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 279A को जो है 101वां संविधान संशोधन 2016 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना कब हुई? 2000, 2005, 2015 या 2016? तो देखिए जो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। सन 2016 में जो है भारत में जीएसटी परिषद की स्थापना की गई। अगला प्रश्न है भारत में जीएसटी परिषद का सचिवालय कहाँ है? दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या लखनऊ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत में जीएसटी परिषद का सचिवालय जो है दिल्ली में है। और जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो हमारा केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। अगला प्रश्न है भारत में केंद्र राज्य संबंध संघवाद की ओर उन्मुख है। भारतीय संविधान में संघवाद की इस अवधारणा को किस देश से लिया गया है? अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा या जापान? तो देखिए संघवाद की इस अवधारणा को ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, कनाडा से लिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सरकार के राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है? निगमित कर प्राप्तियां, लाभांश तथा लाभ, विनिवेश प्राप्तियां या ब्याज प्राप्तियां? तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विनिवेश प्राप्तियां जो है संघ सरकार की राजस्व प्राप्तियों का घटक नहीं है। अगला प्रश्न है निम्न में भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्तियां हैं? एक या एक से अधिक राज्यों तथा भारत सरकार के बीच किसी विवाद की स्थिति में आरंभिक अधिकारिता, उच्च न्यायालयों में के विरुद्ध अपीलें सुनने की शक्ति, इसके समक्ष आए किसी भी मामले में न्याय करने के लिए डिक्री व आदेश पारित करना, या विधि से संबंधित मामलों में भारत के राष्ट्रपति को सलाह देना। और इसके ऑप्शन है 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2 या 3, 4। देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये चारों ही जो है उच्चतम न्यायालय की शक्तियाँ हैं। अगला प्रश्न है 12वीं पंचवर्षीय योजना का केंद्र बिंदु समावेशी विकास था। समावेशिता की चुनौतियों के रूप में निम्न में से किसे चुनौती माना गया था? गरीबी, समूह असमानता, क्षेत्रीय असंतुलन या बेरोजगारी? इसका ऑप्शन है पहला, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा या दूसरा और तीसरा? तो देखिए जो उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, इन सभी को जो है समावेशिता की चुनौती के रूप में माना गया था। अगला प्रश्न है साक्षर भारत योजना के संबंध में निम्नलिखित में से सही है? यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आरंभ किया गया। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं और सामान्यतः वंचित समूहों पर लागू की जाती है। यह योजना 10 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों पर लागू की होती है, या यह योजना पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय स्वायत्त शासन पर आश्रित है। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, चौथा या पहला, तीसरा और चौथा? तो देखिए इसका साइंस ऑप्शन आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, पहला, दूसरा और चौथा कथन जो है इसमें सत्य है, तीसरा असत्य है। अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के संबंध में निम्न में सही है? संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। संघ की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च समादेश जो सुप्रीम कमांड होता है वो राष्ट्रपति में निहित होता है। तो इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा या केवल तीसरा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल पहला और तीसरा कथन जो है इसमें सही है, दूसरा असत्य है। ये दूसरा कथन क्या कह रहा है कि राष्ट्रपति द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग किया जाएगा। तो देखिए राष्ट्रपति केवल अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से ही कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग नहीं करता है, इसके लिए राष्ट्रपति अपनी वैयक्तिक शक्ति यानी अपनी स्वयं की विवेक से ली जाने वाली शक्तियों का प्रयोग भी कर सकता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? अनुच्छेद 21 का अतिक्रमण तब होता है जब विचारणाधीन कैदियों को अनिश्चित अवधि के लिए न्यायिक हिरासत के निरुद्ध किया जाता है। जीवन का अधिकार एक आधारभूत मानवाधिकार है और इस अधिकार के अतिक्रमण की शक्ति राज्य के पास भी नहीं है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जननात्मक चयन करने का किसी महिला का अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक आयाम नहीं है। इसके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा या केवल दूसरा? तो देखिए जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, पहला और दूसरा इसमें से सही है, ऑप्शन तीसरा इसका गलत है। देखिए किसी महिला को अपना जननात्मक चयन स्थान चुनने का अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है।
अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षा के अधिकार के बारे में निम्न में से सही है? 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान होना चाहिए। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रावधान की अनिवार्यता है कि विद्यालयों में योग्य शिक्षक और बुनियादी अवसंरचना अवश्य होनी चाहिए। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर बिना किसी भेदभाव के गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा या केवल तीसरा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये सभी कथन जो है सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार होगा। प्रत्येक धर्म या उसके किसी भाग विशेष को चल और अचल संपत्ति के स्वामित्व का अधिकार होगा। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक एवं धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना और उनके रखरखाव का अधिकार होगा। प्रत्येक समुदाय को अपने धर्म विषयी कार्यों के प्रबंध का अधिकार है। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि एक असत्य कथन है। ये कह रहा है कि कुछ लघु संप्रदायों को छोड़कर प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने धर्म विषयी कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है। तो देखिए सभी धर्मों को अपने धर्म विषयी कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार है, कुछ लघु संप्रदायों को नहीं, ऐसा नहीं होता है, सबके लिए होता है। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 22 के अंतर्गत व्यक्तियों की गिरफ्तारी और निरोध के संरक्षण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों से अवगत कराए बिना अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रखा जाएगा। किसी व्यक्ति को अपनी रुचि के विधि सलाहकार से परामर्श करने और बचाव कराने से के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायिक आदेश के अनुसरण में कारागार में रखे गए किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण का अधिकार प्राप्त नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये कह रहा है कि गिरफ्तार किए गए तथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखे गए किसी व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी से 1 सप्ताह की अवधि में निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जबकि ये अवधि जो है केवल 24 घंटे की होती है कि 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्न में कौन सा सही है? उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहां से संविधान अपना प्राधिकार प्राप्त करता है। इसका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पहला, दूसरा, पहला, तीसरा या केवल दूसरा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीनों के तीनों कथन जो है सत्य हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों के बारे में निम्न में से सही नहीं है। नागरिकों के हर वर्ग को अपनी भाषा, लिपि अथवा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है। राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त करने वाले किसी शैक्षिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म, प्रजाति, भाषा के आधार पर प्रवेश लेने से वंचित नहीं किया जाएगा। शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करने में राज्य किसी शैक्षिक संस्थान के प्रति इस आधार पर कि वह बहुसंख्यक समुदाय के प्रबंधन के अधीन है भेदभाव करेगा, या धर्म या भाषा किसी भी आधारित पर अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने व संचालन का अधिकार होगा। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जो कि एक असत्य कथन है। शैक्षिक संस्थान जो है किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में निम्न में से सही नहीं है। भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट उपबंध किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे। देश के शासन में राज्य के नीति निर्देशक तत्व मूलभूत है। राज्य का यह कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में नीति निर्देशक तत्वों को लागू करें। यह नीति निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवाद देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है। देखिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्व भारत को विश्व का एक उन्नत पूंजीवादी देश बनाने के लिए निर्दिष्ट है, जबकि पूंजीवाद से इसका कोई तात्पर्य नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य की ख्याति को बढ़ाने के लिए बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के उपराष्ट्रपति के कार्यकाल के संबंध में निम्न में से सही नहीं है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने एक निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का
यह किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा और लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों मिलकर बने हुए निर्वाचक मंडल द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाएगा, जबकि इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के सभी सदस्य शामिल होते हैं, चाहे वो निर्वाचित हो या मनोनीत हो। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे संदेहों और विवादों के मामले में जांच और निर्णय निम्न में से किस संवैधानिक प्राधिकरण द्वारा किए जाते हैं? भारत का उच्चतम न्यायालय, भारत का निर्वाचन आयोग, संसदीय समिति या दिल्ली उच्च न्यायालय। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। इन सभी का मामला जो है भारत का उच्चतम न्यायालय के द्वारा देखा जाता है। तो आज का अंतिम प्रश्न है, भारत के राष्ट्रध्वज का नाम क्या है? तिरंगा, वीर ध्वज, भगवा या शौर्य ध्वज? तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी इसका सही जवाब जानते होंगे, तो कमेंट में मुझे इसका सही आंसर ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको इन प्रश्नों में से कुछ ना कुछ नई जानकारी आज भी अवश्य मिली होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।